नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है यूपीएससी अखाड़ा की करंट अफेयर्स सीरीज में हिंदी माध्यम के लिए। देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अखबारों में बना हुआ है। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आज का टॉपिक वो है अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एवं शिक्षा के अधिकार के ऊपर जो डिबेट चल रही है हमारे संविधान को लेकर और हमारे सोसाइटी में या फिर आपके लार्जर परिप्रेक्ष्य में जो डिबेट चल रही है हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले बात आर्टिकल, इसके अंदर हम देखेंगे कैसे राइट टू एजुकेशन और आर्टिकल 30, संविधान का आर्टिकल 30 जो कि उसके भाग 3 में शामिल है, किस तरीके से वो आमने सामने टकरा रहे हैं। पहले जानते हैं हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के एक 2 बेंच जजमेंट में, याद रखिएगा 2 बेंच जजमेंट, 2 न्यायाधीशों वाली बेंच ने, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट किसी ने ना पढ़ा हो मैं बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट किसी ने ना पढ़ा हो मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में करीब आज के समय में 34 जज हैं। एक चीफ जस्टिस होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उनके साथ होते हैं 33 अलग जज, 33 न्यायाधीश और होते हैं। तो क्या सारे बैठ के हर केस सुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या किया जाता है, अलग अलग केस के लिए अलग अलग न्यायाधीश बिठाए जाते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही न्यायाधीश बैठे, 2 बैठेंगे, 3 बैठेंगे, 4 बैठेंगे। जनरली जो होता है विषम नंबर होता है, यानी कि ओड नंबर के जजेस होते हैं ताकि एक डिसीजन लिया जा सके। ये तो 4 हैं, 2-2 हो गया। हाँ हाँ, केस के रिलेटेड होता है, अलग अलग केस के लिए डिसाइड किया जाता है। तो ये जो जजमेंट है, ये 2 जजेस वाली बेंच थी, यानी कि इसको 2 जजेस ने सुना। 2 जजेस ने एक साथ बैठ के आर्गुमेंट सुने, जो दलीलें सुनी और अपना विचार दिया। ऐसे ही 2, 3, 4 के तक कोई इशू नहीं है। शुरुआत होती है 5 जज जब बैठते हैं, जब हमारे पास 5 जज की पीठ बैठेगी। 5 जज की पीठ क्या होती है? इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जब किसी बेंच पे, किसी पीठ पर, पीठ का मतलब हमारी पीठ नहीं होता, बेंच का हिंदी में पीठ कहते हैं। तो जो आपके जजेस होते हैं, जब 5 बैठ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जब 5 जजेस एक साथ बैठेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है, या फिर संवैधानिक पीठ। 5 या 5 से अधिक, यानी कि 6 हो जाएंगे तो संवैधानिक पीठ नहीं रहेगा, 5 से अधिक बैठेंगे तो संवैधानिक पीठ हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कही जाती है। क्यों? और ये किन कारणों से होती है? देखिए, जब आम जो जजमेंट्स होती हैं, आम जो केस होते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट में गया कोई भी केस आम नहीं होता। फिर भी कोई जो आम जज है, किसी कोई क्रिमिनल केस है, कोई सिविल केस है, कोई लेनदारी का केस है, वो 2 या 3 जज ही देख सुनते हैं। 5 जज तभी बैठते हैं जब हमें संविधान को किसी तरीके से इंटरप्रेट करना है या संविधान की किसी बात को समझना है, तो 5 जज बैठते हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है। एक चीज और समझिएगा जो इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है। मान लीजिए एक फैसला किसी 6 बेंच की जजमेंट ने दिया है, 6 न्यायाधीशों की जज बेंच ने, पीठ ने दिया है, उसको कोई 2 न्यायाधीशों की पीठ जो है या फिर बेंच जो है बदल नहीं सकती। उसको या तो 7 की पीठ बदलेगी, 8 की पीठ बदलेगी, 8 की बेंच बदलेगी या 9 की बेंच बदलेगी। मतलब 7, अगर 6 ने वो दिया है, 5 वाला नहीं कर सकता, 4 वाला नहीं कर सकता, 3 वाला नहीं कर सकता, 2 नहीं कर सकता। ऐसी अगर मान लो किसी ने 11 बेंच की जजमेंट ने दिया है तो 10, 9, 8 नहीं कर सकते। 11 बेंच की जजमेंट को बदलने के लिए हमें 12 लोगों को बिठाना पड़ेगा। 13, मतलब बड़ी बेंच को छोटी बेंच जो है वो कैंसिल नहीं कर सकती या बदल नहीं सकती। ये क्लियर है? किसी ने मुझे बताया कि आज तक सबसे बड़ी बेंच कौन सी बैठी है। यूपीएससी के स्टूडेंट को सबसे पहले दिन आके एक चीज बताई जाती है। किसी को मालूम है सबसे बड़ी बेंच किस किस केस में बैठी थी? दुनिया का हमारे भारत का सबसे बड़ा केस है वो। पूरा संविधान बदल गया उसकी वजह से। और बता दो, इंदिरा गांधी के समय आया था। थोड़ा थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ यार, कुछ तो सोचो, कुछ हल्का सा सोचो। ये नाम सुना है?
आगे कुछ तो सोचो, कुछ तो होगा, कहीं तो दिमाग की बत्ती जलेगी। क्लास में मेंटोस खा के आया करो। मेंटोस पता है ना क्या होता है? दिमाग की बत्ती जलती है उससे। तो केशव नंदा भारती केस जो था वो इंदिरा गांधी के समय आया था। इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिए थे या फिर कुछ ऐसे फैसले लिए थे जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के साथ नहीं जा रहे थे। तो उस समय 13 जजेस की बेंच बैठी थी उस समय। हाँ, 13 जज। और कमाल की बात है उस समय 14 ही जज थे। आज तो फिर 34 हैं। तो 14 ही जज थे, यानी कि फुल बेंच बैठी थी, एक तरीके से फुल बेंच बैठी थी। और इस वर्डिक्ट को 6:7 मतलब के खिलाफ थे 6, फेवर में थे। तो हालांकि केशव नंदा भारती हार गए थे ये केस, बट ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स इस जजमेंट ने हमें दे दिए थे जिसकी वजह से हमारा संविधान आज भी सुरक्षित है। अभी हमारे जो पिछले वाइस प्रेसिडेंट थे रिजाइन कर दिया जिन्होंने, धनखड़ साहब, उन्होंने एक बात बोली थी। वो एक बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, खुद बहुत बड़े लॉयर थे। एक चीज को बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को। सुना है किसी ने? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड जरूर है। एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होता है। वैसे आपको मालूम होगा संविधान के किसी भी हिस्से को हमारी संसद बदल सकती है, ये तो पता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के जो जो वैल्यूज हैं, जो हिस्से हैं, अगर मैंने कह दिया कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में है तो उसको हमारी संसद कभी नहीं बदल सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इस केस में पहली बारी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे वो इसकी बड़ी आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे उसको। क्यों करते थे? वो कहते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से ना पार्लियामेंट के हाथ बन चुके हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे नहीं बढ़ पा रहा, प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहा। ये बात उन्होंने हमारे धनखड़ साहब कहते थे। लेकिन हालांकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी थे, चेयरमैन थे उनके, वो भी नहीं बदल सकते। यानी कि इतनी पावरफुल डॉक्ट्राइन है। और इसको बदलने की कई सरकारों ने, कई बारी जजमेंट ने कोशिश करी, लेकिन इसको कोई बदल नहीं पाया। क्यों बताओ? 50 रुपए का सवाल है। क्यों नहीं बदल पाया इसको? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को क्यों नहीं कोई निरस्त कर पाया? अरे हाँ, राइट्स आ गए होंगे। राइट्स तो 1950 में आ गए थे कुछ। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने बोला कि चेंज नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी पीठ आगे कहते चेंज कर सकता है। ये भी तो है ना, कुछ कारण होगा क्यों नहीं बदल पा रहे। सब बदलना चाहते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बदलना चाहते थे, कई सारे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी खुद बदलना चाहती थी। अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़े दिनों, कुछ तो करो, देखो इशारा भी कर रहा हूं, कुछ तो हुआ होगा। कुछ बताया था मैंने, कोई बड़े बेंच की जजमेंट को कोई छोटा बेंच नहीं बदल सकता। तो 34 जज बैठे थोड़ी हैं आज तक किसी बेंच पर। मैंने कहा ना, केशव नंदा भारती में सबसे बड़ी बेंच बैठी थी हमारी, 13 जजेस की। 13 जजेस को एक साथ बिठाना कितना मुश्किल। अयोध्या की वर्डिक्ट कितने जजेस ने करी थी? 5 जजेस ने। अयोध्या केस वर्डिक्ट शायद हम लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी वर्डिक्ट में से एक है। मेरे लाइफ टाइम में तो सबसे बड़ी वर्डिक्ट अयोध्या की थी। 30 ईयर्स, 30 साल तो केस चला। कितने जजेस ने करी? 5 जजेस ने। और उनको भी बिठाना बड़ा मुश्किल हो गया था। 5 जजेस को एक साथ बिठाना भी मुश्किल हो जाता है। 7 जजेस, 9 जजेस की एट मैक्स बेंच, 9 जज की बेंच बैठ जाए तो बहुत बड़ी बेंच कही जाती है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को क्यों नहीं बदला जा सका अभी तक? 13 जजेस थे। यानी कि इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को तोड़ना है, केशव नंदा भारती जजमेंट को बदलना है, तो हमें करीब करीब 14 या उससे ज्यादा की बेंच बिठानी पड़ेगी, है ना? समझ आया कुछ? क्योंकि ये चीज हम अप्लाई करने वाले हैं इस लेक्चर में। ये आप दोनों को क्लियर है कि क्या चीज है? मोटा मोटा समझ आया? यहां पर अभी कितने बेंच की बात हो रही है? हाँ, अभी 2 बेंच की। यानी कि ये कोई बड़ी बेंच नहीं है, कोई फैसला नहीं बदल पाएगी। इसको पकड़ के चलना, नहीं तो बात मिस हो जाएगी। दिमाग में गई बात अच्छे से?
ये जरूरी नहीं था, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाना था, मैंने क्या बताना था, रिवाइज करो, क्या बताना था मुझे? मुझे ये बताना था कि कोई छोटी बेंच किसी बड़े बेंच के फैसले को नहीं बदल सकती। और यहां पर कितने की बेंच है जो हम डिस्कस करने वाले हैं? चलो, तो अभी क्या हुआ है कि एक दो बेंच की जजमेंट ने एक ऑब्जर्वेशन करी है, जजमेंट नहीं दी, ऑब्जर्वेशन करी है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, समझते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या होता है? हाँ क्या होता है एजुकेशन का अधिकार? देखो, हमारा संविधान कहता है कि किसी भी बच्चे को जो कि 6 से 14 साल की उम्र का है, उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, उसको मूलभूत शिक्षा का यानी कि बेसिक एजुकेशन का पूर्णता अधिकार है। हाँ हाँ, तो ये आर्टिकल 21A में कहा गया था, ठीक है। आर्टिकल 21A पार्ट 3 का ही है, जिसको हम आर्टिकल 30 आता है उसी में आर्टिकल 21 भी आता है। और आर्टिकल 21A का मतलब है, जब ये ए लग जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? हाँ, क्लोज ए नहीं, क्लोज ए के लिए हम ये लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं ये लिखता तो इसका मतलब क्लोज ए है, आर्टिकल 21 का क्लोज ए, अनुच्छेद 21 का खंड ए। जब मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आर्टिकल है जिसको हम बात कर रहे हैं, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में पहली बारी आया था तब उसका हिस्सा नहीं था, इसको कभी बाद में संशोधन करके डाला गया है। जब भी कोई किसी चीज को संशोधन किया जाता है उसमें, हमारे संविधान में किसी आर्टिकल का है, तो ऐसे जैसे 31 था, उसके आगे एक और आर्टिकल जोड़ना था तो हमने 31A जोड़ा। जब हम 31 के सामने ये लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सब क्लोज है, ओके, इसका मतलब सब क्लोज होता है। समझ आया यहां तक? तो 21A, आर्टिकल 21A हमें शिक्षा का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार कहता है किसी भी बच्चे को एक मूलभूत शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। समझ आया आपको? अब इस आर्टिकल 21A को कैसे डाला गया था? वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 समझते हैं, 86वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2002 में किया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसके द्वारा हमें आर्टिकल 21A डाला गया था कि अब राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार सबका एक मूलभूत अधिकार है, इसको कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कि अपने आप लागू नहीं होते, उनके लिए हमें कोई ना कोई अधिनियम पास करना पड़ता है, अधिनियम, लो, ठीक है। कई ऐसे आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 21 हो गया, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। उस जीने के अधिकार में यह भी है कि आपको सांस लेने का भी अधिकार है। अब संसद नहीं बोलेगी कि मैं सांस लूं तो मैं सांस नहीं लूंगा क्या? नहीं लूंगा, लूंगा ना, पैदा होऊंगा तो मैं सांस लूंगा तो देखो, तो कुछ ऐसे मूलभूत अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट होते हैं जो कि अपने आप ही लागू हो जाते हैं, संविधान में है वो लागू हो जाएंगे। आर्टिकल 21 हो गया, 22 हो गया, ये अपने आप लागू होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मूलभूत अधिकार होते हैं जिनको लागू करने के लिए एक अधिनियम या लॉ पास करना पड़ता है। आर्टिकल 21A उनमें से एक है, ठीक है। उसके लिए एक लॉ पास किया गया जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 में। इस समय तक आते आते मनमोहन सिंह जी की सरकार आ चुकी थी। 2002 के समय वाजपेयी जी की सरकार थी, 5 में मनमोहन जी की सरकार थी। किसी को गाना याद है, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, जी इसी का ही गाना था। राइट टू एजुकेशन जब आया था, इसी का ही गाना था। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2005 में पारित किया गया। ये आर्टिकल 21A को मूलाधार देने के लिए या फिर उसको लागू करने के लिए था। इसके अंदर ये कहा जाता है कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का है,
वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, उसको कोई स्कूल का बाध्य नहीं है। और कोई भी ऐसा बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऐसा बच्चा हो जो कि सामाजिक स्थिति, सामाजिक समझते हैं, आर्थिक समझते हैं, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति यानी कि मेरे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं है, इसकी वजह से कोई वंचित नहीं रहेगा। साथ ही साथ सामाजिक, सामाजिक हैंडीकैप क्या हो सकता है, समाजिक क्यों रोकेगा, समाज क्यों रोकेगा किसी को एडमिशन लेने से, किसी स्कूल में एडमिशन लेने से कोई सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं, कास्ट फैक्टर्स, छोटी जात का ये हमारे साथ नहीं बैठेगा, क्लिंग कर, हाँ वो तो बहुत पुराने थे, लेकिन आज भी है ऐसा सब कुछ, तो लिंक करो, यूपीएससी यही है, एक चीज को दूसरे से लिंक कर सको। तो आरटीई कहता है कोई भी बच्चा किसी भी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकलांगता के वजह से किसी भी तरह से एजुकेशन से या शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। समझ आ गया आपको, मोटा मोटा गया दिमाग में। तारे जमीन पर देखी है मूवी, याद है, किस किसने देखी है, चलो हाथ उठाओ। वो सितारे जमीन पर आई थी, तारे जमीन पर किस किसने देखी है? अरे आज जाके सारी किताबें बंद करो, तारे जमीन पर देखना, और रोना है तो फोन करना ठीक है। देखो तारे जमीन पर एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो डिस्लेक्सिक था। डिस्लेक्सिक मतलब जो कि पढ़ लिख नहीं पाता था, इसलिए नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहता था, पर वो किसी कारण से उसके दिमाग में कुछ ऐसी दिक्कत थी जिससे वो पढ़ नहीं पाता, मानसिक स्थिति थी उसको। तो उसके स्कूल वाले कहते हैं कि चलो यार शुक्र है इसका डिस्लेक्सिया डिटेक्ट हो गया, पता चल गया डिस्लेक्सिक है, तो हम इसको स्कूल से निकाल सकते हैं। तो आमिर खान जो उसके हीरो होते हैं वो ये बताते हैं कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2005 ये कहता है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में दाखिला ले सकता है, आप उसको वंचित नहीं कर सकते। वो किसी भी स्कूल में कर सकता है। कहता नहीं वो तो स्पेशल स्कूल में जाएगा, कहता नहीं सर अगर वो स्पेशल स्कूल में नहीं जाना चाहता तो आप नहीं भेज सकते, उसको हमें यहीं पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ताकतवर नियम है ये। लेकिन समझ आ गया कितना ताकतवर नियम है, कितने किस तरीके से करता है। इसके साथ साथ एक और चीज करता है। आप लोगों की स्कूलिंग किस साल में हुई है? हाँ स्कूलिंग आप लोगों की, आपकी स्कूलिंग कंप्लीट, अभी आप ग्रेजुएशन में हैं। अच्छा। तो क्या बता रहा था मैं, हम जब हम लोग स्कूल में थे ना 2004-2005 में जो अधिनियम आया था, उस समय स्कूलों ने बहुत विरोध किया था इसका। पता है क्यों? क्योंकि इस अधिनियम में एक चीज ये भी है कि जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों, गवर्नमेंट स्कूल तो फ्री होते हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकार से मदद लेते हों ना लेते हों, उनको कुछ 25% सीट्स हर का क्लास में राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए रखनी होगी, जिसके आप पैसे नहीं ले सकते। 25% सीटें उन बच्चों के लिए जो आपकी फीस नहीं भर सकते, उनके लिए देनी होगी। समझ आ रहा है? एक और मूवी का नाम है, मूवीज के साथ नाम थोड़ा सा बना रहता है अगर आपने वो देखी हो तो, हिंदी मीडियम। हाँ ये तो अभी आई है। चलो तारे जमीन पर आप छोटे थे जब आई थी, इरफान खान की मूवी थी, इरफान खान तो पता होगा, हाँ वाईफाई से आता है। हिंदी मीडियम एक स्कूल की कहानी थी, एक पेरेंट्स की कहानी थी जो कि अपने बच्चे को एक बहुत किसी स्कूल में डालना चाहते, अमीर थे, काफी अमीर थे, चांदनी चौक दिखाया था, चांदनी चौक के बड़े अमीर लोग हैं, वो अपने बच्चे को एक बहुत बड़े स्कूल में, फॉर द सेक ऑफ इट, उस स्कूल का नाम उस मूवी में था दिल्ली ग्रामर स्कूल। अपने आप लिंक कर लो किसकी बात हो रही है, असली में भी एक स्कूल है ऐसा ही। तो एक स्कूल में, एक बहुत बड़े स्कूल में डालना चाहते हैं, पर उनकी बच्ची को जब एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें उसका नंबर नहीं आता। अब क्या करें? तो उनको कोई सलाह देता है आरटी का फॉर्म भर दो, उसमें सीट्स होती हैं। वो कहते हैं ऐसे कैसे भर दे? कहते भर दो आरटीई, राइट टू एजुकेशन, यही तो राम कथा चल रही है कोई बात नहीं, तो आरटीई का फॉर्म भर दो। वो मान जाता है, आरटीई का फॉर्म भर देते हैं, सब कुछ हो जाएगा। तो उस आरटीई का फॉर्म भरने के लिए वो कई सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं और खुद एक छोटी सी बस्ती में जाके रहते हैं, बहुत अमीर होते हैं, छोटी सी बस्ती में जाके रहते हैं,
ताकि उनकी बेटी को आरटीई के कोटा के अंदर एडमिशन मिल सके। तो ये भी मूवीज देखा करो, कभी कभी मूवीज देखना अच्छा होता है। आज जाके तारे जमीन पर से पहले हिंदी मीडियम देख लेना। तो आरटी, मुझे बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि आरटी इतना ताकतवर एक्ट था, आरटी इतना ताकतवर एक्ट है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। सब कोई जो है इसके अधीन सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, जो अभी मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं। आरटी ने कह दिया सब पे लागू होगा, सब पे मतलब सारे स्कूल, चाहे प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे सरकार से सहायता लेता है नहीं लेता, हमें उससे लेना देना नहीं है। ये जो आरटी एक्ट है, आपको 25% जो सीट्स है वो आपको रखनी ही होंगी, ठीक है। हाँ हाँ, सबको लागू कहां से होता है वो कभी चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लागू होता है या नहीं होता। पर इतना ताकतवर एक्ट है ये। दो तो मूवीज बता दी मैंने, ठीक है। जब मैंने बताया, जब मैं स्कूल में था तो स्कूल वालों ने तब वो कर दिया था, आंदोलन कर दिया था कि हम आरटीई के बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। 2 मूवीज बन गई और आज हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है, लेकिन इसके अंदर एक जगह पे लागू नहीं होता, एक जगह पे आरटीई लागू नहीं होता। वो जगह है जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस, जो मौजूदा स्थिति बता रहा हूं, जो आज की स्थिति है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि आर्टिकल 30 के अंदर बनाए गए हैं। आर्टिकल 30 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समुदायों को ये अधिकार देता है कि वे अपने बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा देने के लिए अपनी पसंद के संस्थान खोल सकते हैं, और उनके ऊपर जो बाकी संस्थाओं के ऊपर रेगुलेशन, सरकार की रेगुलेशंस होती हैं, वो नहीं लगेंगी। ये आर्टिकल 30 के मोटे मोटे बात है। तो यानी कि आर्टिकल 30 के अंदर जितने भी शैक्षणिक संस्थान बने हैं, आपका AMU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुना है, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, मदरसे हो गए जो छोटे मदरसे गांव में होते हैं, कॉन्वेंट्स हो गए, इनके अंदर आरटीई एक्ट नहीं लगेगा। समझ आ गया? तो यानी कि आरटीई सारे स्कूलों पे लग रहा है, लेकिन इन स्कूल्स पे, इन शैक्षणिक संस्थानों पे नहीं लग रहा। किसी को बता देना ज्यादा हिंदी ज्यादा इंग्लिश हो रही है तो मुझे बता देना पहले। समझ आ रही है? मेरी बात आप तक पहुंच रही है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछूंगा, इसे मैं सोचता कि हाँ कर दिया तो, और बोर हो जाओ तो भी बता देना, वैसे बात कर लेंगे कुछ। तो कहाँ थे हम कहाँ थे? किन स्कूलों पर थे? हाँ हाँ, मैं बीच बीच में ऐसे ब्लैंक होता रहूंगा, तो आप बताते रहना, ये मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए जरूरी है। तो आर्टिकल 30 जो है, कहाँ थे हम? आर्टिकल 30 पर। आर्टिकल 30 जो है आरटी पर, आरटी के जो स्कूल, आरटी जो है आर्टिकल 30 के स्कूलों पर नहीं लगता। ये मौजूदा स्थिति है। पर क्या ये स्थिति हमेशा से ऐसी थी? नहीं। कहानी समझते हैं। पहले आरटी के एजुकेशन एक्ट मैंने आपको बता दिया, समझ आ गया आपको? ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, इसके अंदर लिखा हुआ है क्या क्या है, ये आपको समझ आ चुका है कि कहाँ पे एक्ट होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, किन लोगों के लिए अप्लाई होता है। तो आरटी एक्ट है। और ये भी बता दिया मैंने कि आर्टिकल 21A को लागू करने के लिए आया था, अनुच्छेद 21A, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। याद है ना आपको? 5 मिनट पहले। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। आर्टिकल 30 के बारे में जितना आपको पता है उससे थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, उससे थोड़ा फालतू बताऊंगा। मोटा मोटा मैं आपको बता चुका हूं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय कैसे नापे जाते हैं, अल्पसंख्यक समझ आ गया अब तक तो सबको? अभी थोड़ी देर पहले बताया। जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है, भाषिक और धार्मिक, सारे नहीं, कास्ट के बेसिस पे नहीं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि जाति के आधार पे भी अल्पसंख्यक हैं। कुछ जातियां भी तो है ना अल्पसंख्यक, जैसे ट्राइब्स हो गई, ट्राइबल हो गए, अलग अलग राज्य में अलग अलग जातियां भी अल्पसंख्यक होती है। लेकिन आर्टिकल 30 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किन्हीं 2 अल्पसंख्यक समुदाय पर जाता है, धार्मिक और भाषिक। समझ रहे? धार्मिक मतलब जो मेजोरिटी से अलग हो, और भाषिक मतलब जो उस राज्य में मेजोरिटी बोलने वाली भाषा है उससे भिन्न हो। जैसे हरियाणा में मराठी, महाराष्ट्र में
हिंदी बोलने वाले, वो अल्पसंख्यक होंगे। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको ये आर्टिकल 30 एक राइट देता है, एक आधार देता है कि वो अपने पसंद के अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थाएं बना सकें, ताकि जो अपने बच्चे हैं उनको उसी भाषा में सिखा सकें। देखिए, एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी, आप लोग भी, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, आपने शुरू में बोला सर हिंदी इंग्लिश मिक्स बताना, ज्यादा हिंदी मत बोलने लग जाना, ना ज्यादा इंग्लिश बोलने लग जाना, ऐसा क्यों बोला आपने? हम घर में ऐसी भाषा बोलते हैं, है ना? हम घर में पूरे तरीके से हिंदी तो नहीं बोलते, छोटे भाई को गाली निकालने से पहले हे अनुज तुम्हें मैं त्रस्त कर दूंगी, ये नहीं बोलते ना। हम कहते हैं ए कुत्ते ये सामान ला के दे मुझे नहीं तो मार दूंगी, यही बोलते हो ना। हे अनुज तुम्हें त्रस्त कर दूं तो नहीं बोलोगे, उसको समझ नहीं आएगा, वो कहेगा दीदी पागल हो गई है, ऐसे ही बोलेगा। तो हर बच्चे को शिक्षा उसी भाषा में समझ आती है जो वो घर में बोलता है। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे, ठीक है, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इस चीज का उन्होंने संज्ञान लिया और कहा कि हर किसी को अपनी मातृभाषा में सीखने का अधिकार है। इसलिए उन्होंने कह दिया भाषी, जो भाषिक हैं, जो भाषिक अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको अपने संस्थान बनाने दो जिससे कि वो अपनी भाषा में बच्चों को सिखा पाए, क्योंकि बच्चा उसी में ही समझेगा जिसमें वो, जो कि वो घर में बोलता है, जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी मातृभाषा है। दूसरी चीज धार्मिक के लिए, देखो अल्पसंख्यक समुदाय जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, उनके साथ एक बहुत जरूरी चीज होती है कल्चर, उनका, उनकी संस्कृति। मेजोरिटी तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकती है, बहुत लोग उसको प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोग उसको उसके लिए काम कर रहे हैं, पर अल्पसंख्यक समुदाय को भी अपनी संस्कृति को बचाना जरूरी है। और डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, ना? डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। जब आपके सोशियोलॉजी के लेक्चर्स होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्यों डाइवर्सिटी, एक समाज में क्यों भिन्नताएं जरूरी होती हैं। अमेरिका है, अमेरिका क्यों एक विशाल देश बना, जो एग्जाम्पल हम सोशियोलॉजी के जब लेक्चर लेंगे तब बताएंगे। अमेरिका क्यों इतना महान बना, क्यों आज के समय पर है, क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया। तो डाइवर्सिटी बहुत जरूरी होती है, हमें हर सोसाइटी में, हर देश को जो भिन्नताएं वो बचानी होती हैं। तो इसीलिए धार्मिक भिन्नताओं को भी, ताकि उनकी संस्कृति बच सके, आर्टिकल 30 में भाषी अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक अल्पसंख्यक भी जब संविधान लागू किया जा रहा था तो जोड़े गए। तो ये कहानी है आर्टिकल 30 की। समझ आ गया आपको? मेरे हिसाब से और मुझे इसको बोलने की जरूरत नहीं है। एक चीज और याद रखिएगा, जो आर्टिकल 30 के अंडर जो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, जो संस्थाएं बनती हैं, वो किसी भी तरीके की केंद्र या राज्य सरकार की जो रेगुलेशंस होती हैं उनके लिए बाध्य नहीं होती। बाध्य समझ आता ना? दे आर नॉट बाउंड बाय इट, यानी कि उनको वो उनके एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। जैसे मान लो मुझे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोलना है, तो पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, खोलने से पहले। कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारे संविधान लागू होने से पहले के थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया इस्लामिया हो गया। इनफैक्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पे भी डिबेट भी हुआ है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है भी कि नहीं, कि सिर्फ नाम का ही माइनॉरिटी है, कि मुस्लिम उसमें है तो ऐसा तो नहीं है कि वो माइनॉरिटी ना हो। तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी ये बताने के लिए कि हम क्या करेंगे, क्या ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे हम पता लगा सकें कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। बड़ा अच्छा सवाल था, कैसे पता चलेगा? सुप्रीम कोर्ट भी इसी में बात कर रहा है, पिछले साल ही जजमेंट दिया है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दी है। 5 बेंच की थी, चंद्रचूड़ जी जब उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, बहुत समय है हमारे पास। तो कल एएमयू की जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि किस तरीके से, पर मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे मापदंड हैं, या फिर सरकार की परमिशन लगती है, जो भी है, उसके आधार पे ही आर्टिकल 30 के अंडर इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन या अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थान कहलाए जाते हैं। तो कहाँ थे हम? कि मुझे ना बताना पड़े, आप लोग बताओ कहाँ थे हम? हम लोग ये सब बता रहे थे
कि जो आर्टिकल 30 के अंदर बने हुए इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थान होते हैं, उनके ऊपर नॉर्मल रेगुलेशंस लागू नहीं होती। आप सबके कॉलेजेस जो है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, और उसी यूनिवर्सिटी के जो रेगुलेशंस हैं, टीचर्स भी उसी हिसाब से नियुक्त होंगे, दाखिला भी जैसी गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी बनाएगी वैसे ही होगा। अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन का वैसा नहीं है, ठीक है, वो अपने तरीके से कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ कोटा लगता है, SC ST लगता है ना, OBC, अल्पसंख्यक समुदायों पर ये लागू नहीं होता, ठीक है, ये चीजें लागू अल्पसंख्यक समुदायों पर रिजर्वेशंस भी लागू नहीं होती। समझ आ गया? तो यहां तक क्लियर है आपको? हाँ, मूवीज देखा करो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, बट वो एक अच्छा कि आपने मुझे याद कराया, तो मूवीज देखने से मजा आता तो है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मूवीज देखा करो, ठीक है। पहले किसी क्लास में सुना है कि मूवीज देखा करो? सुना है? अच्छा, हमारे जैसे टीचर और भी हैं? खैर चलो। तो ऐसे होता है, रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन भी समुदाय आर्टिकल 30 पे ऐसे ही होता है। और ये भी कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक ही समुदाय के, मतलब ऐसा नहीं कि जनरल कोटा रखे ही ना, ओपन कोटा रखे ना, जो वो भाषा बोलता है उन्हीं को एडमिशन देंगे, या फिर जो उस धर्म का है उसी को एडमिशन देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम नहीं, जामिया इस्लामिया में तो आज भी मुस्लिम का कोटा काफी ज्यादा है, ठीक है। सो इस तरीके से वो कर सकते हैं, कितना भी कोटा अपने समुदाय के लिए रख सकते हैं। समझ आ गया? लेकिन एक चीज याद रखना, हालांकि उनके ऊपर कोई शिक्षा वाले जो है, शिक्षा के संदर्भ में चीजें नहीं लागू होती, कोई रेगुलेशंस नहीं होती, लेकिन उनको जो जनरल लॉ है, सामान्य जो लॉ है हमारा, क्रिमिनल एक्ट, टैक्सेशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, समझते नहीं क्या होता है टैक्सेशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनको वो उनके ऊपर लागू होता है। ये जो जनरल एक्ट है, सिर्फ एजुकेशनल वाले प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, लेकिन वो होगा। तो अब हमने क्या समझ लिया? हमने RT समझ लिया, हमने आर्टिकल 30 समझ लिया। अब अपने विवेक से बताओ, अपने दिमाग से बताओ, क्या आर्टिकल 30 पर लागू होना चाहिए? आर्टिकल 30 वाले इंस्टीट्यूशन पर लागू होना चाहिए? कौन सा बड़ा है? RT कहता है कि सारे स्कूलों पर लागू होना चाहिए, 25% कोटा सब जगह पे रहना चाहिए। आर्टिकल 30 कहता है देखो जी, हम अलग हैं, तुम अलग हो, ठीक है, हमारा एक स्वतंत्र प्रभार है, हम अपने जिनको एडमिशन देना है हम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। आर्टिकल 30 ये कह रहा है। तुम्हें लगता है कुछ डाइकोटमी बन रही है यहाँ पे? बन रही है ना? किसको जीतना चाहिए? एक लड़ाई सी हो रही है। 25 वाला क्या है? हाँ, आर्टिकल 30 को जीतना चाहिए, आर्टिकल 30 को जीतना चाहिए। दोनों में डाइकोटमी है ना, दोनों में से एक ही बात, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक उत्तर की तरफ जा रहा है, तो दूसरा पश्चिम की तरफ जा रहा है, कोई बीच में नहीं आ रहा। एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा उस तरफ जा रहा है, दोनों अलग बात कर रहे हैं। बिजनेस माइंड नहीं ना, देखो हम सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो पढ़ा है ना, हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम समाजवादी हैं। प्रियम्बल के पहले अक्षर क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय डिक्लेयर। सुना सुने से लग रहे हैं वर्ड्स प्रियम्बल के? वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय डिक्लेयर इंडिया टू बी एन सोवरेन डेमोक्रेटिक, सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट एक वर्ड आया तो बिजनेस माइंड, संविधान में बिजनेस माइंड नहीं चलता। हाँ, तो RT को होना चाहिए था, लेकिन ये चीज हम ही नहीं सोच रहे, ये चीजें जब हमारा अधिनियम लागू हुआ ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से पहुंचने से पहले भी कुछ हुआ। जब 2002 में ये आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, 2005 में RT आना था, RT आया भी सही, उस समय कुछ अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान थे उन्होंने एक विरोध जाहिर किया सरकार की तरफ कि ये आप क्या कर रहे हैं, इससे तो हमारी स्वतंत्रता खराब हो रही है। यही तो हमने डिस्कस किया ना, स्वतंत्र प्रभार तो खराब हो रहा है हमारा, तो आपने तो हमारे पे रेगुलेशन लगा दिया,
ये कैसे हो गया? यानी कि आप तो हमारे मूलाधिकार, जैसे मैंने शुरू में बताया था फंडामेंटल राइट्स, वो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है, हमें वो अधिकार देते हैं जिससे जो कि हमसे कोई छीन नहीं सकता, जब तक कि वैसा ही संविधान के उसी भाग में लिखा ना हो। तो उन्होंने कह दिया, एक अधिनियम लाकर एक पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया जिससे कि मेरे मूल अधिकार हनित हो गए, मेरे मूल अधिकार खराब हो गए। हनित समझते हैं ना, खराब हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, हाँ ब्रीच हो जाना, परफेक्ट वर्ड, ब्रीच हो जाना। उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने तो आर्टिकल 30 खराब कर दिया, और वो भी किसने किया? किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने नहीं किया, आपके लॉ ने किया, ये तो हो ही नहीं सकता। सो फिर एक विडंबना बन गई सरकार के सामने भी, ये क्या हो गया? ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनका तो फंडामेंटल राइट्स खराब हो गए। तो इसी चीज को दूर करने के लिए भारतीय संसद ने 93 संविधान संशोधन को लाया। 93rd संविधान संशोधन, जो कि 2005 में ही आया था। जिस साल आरटीई आया, जिस साल आरटीई आया उसी साल 93वां संविधान संशोधन भी आया। देखो, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत मोटा मोटा ये था कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, हालांकि सिर्फ इसी विडंबना को ये एड्रेस नहीं कर रहा था, बस चाबी दीजिए, 100%, आप चाबी दिला दीजिए। हाँ जी, ठीक है। हेलो, हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम कहाँ थे? अरे बताओ कहाँ थे यार? 2005 में कहाँ थे? बोर हो गए हो क्या? अभी तो इंटरेस्टिंग बोल रहा हूं मैं। घर जाना है? हाँ हाँ, अच्छी लग रही है ना क्लास? तो जोर से बोलो, कहाँ थे हम? अरे 2 मिनट पहले तो बताया। अरे याद करो, अभी गोला भी लगाओ उस पर। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 93rd संविधान संशोधन। क्या बता रहा था उसके बारे में? उसके बारे में बता रहा था कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अभी हमने डाइकोटमी डिस्कस करी, जो द्वंद्व डिस्कस किया, उसके लिए लाया गया था। लेकिन सिर्फ उसी के लिए नहीं लाया गया। इसको जो मेजर इसका कारण था वो ये था कि जो, देखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें तो रिजर्वेशन मिलता है ना, एससी को, एसटी को, ओबीसी को। 93वां जो आपका संविधान संशोधन था, वो ये कहता था कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी में भी एक्सटेंड होना चाहिए। जो ये आपका रिजर्वेशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी लगने चाहिए। ठीक है, ये 93वां संविधान संशोधन कहना चाहता था। तो ये उसने कह दिया। साथ ही साथ उसने इस जो हमारी डाइकोटमी है, इसको भी डिस्कस किया। कैसे किया? इसने आर्टिकल 15(5) को ऐड किया, अनुच्छेद 15(5), आर्टिकल, हाँ हाँ, ये क्लोज ऐड हुआ। अब आप कहोगे शुरू में हमने बताया था कि ए लगना चाहिए था, बी लगना चाहिए था। देखो, वो तब लगता है जब हम कोई आर्टिकल ऐड करते हैं। एग्जैक्टली, जब कोई नया आर्टिकल ऐड करना हो तब उसके सामने ए बी सी डी लगेगा। लेकिन जो क्लोज ऐड करना हो, जैसे आर्टिकल 15(4) तक था, या फिर आर्टिकल 15(3) था, अब मुझे इसके आगे क्लोजेस ऐड करने हैं तो मैं आर्टिकल 15(4) या 5 करूंगा। लेकिन हाँ, मुझे आर्टिकल 15 और 16 के बीच में एक आर्टिकल लगाना है तो मैं आर्टिकल 15(a) ऐड करूंगा। ठीक है, सही पकड़े कि आर्टिकल क्लोज का, नहीं तो मुझे समझाना पड़ता। आपको समझ आ गया ना? हाँ, अच्छा, ये रिपीट कर दो। वैसे इतना जरूरी नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है। हम शुरू में जब क्लास शुरू होने पर चर्चा कर रहे थे कि कोई भी आर्टिकल के सामने अगर ए या बी लगा हो या सी लगा हो कैपिटल में, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ओरिजिनल जो संविधान था, जो 1950 में लागू हुआ था, उसका हिस्सा नहीं थे, उसको बाद में किसी संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, यहां तक आ गया। अब मैंने कहा 93वें संविधान संशोधन से हमने आर्टिकल
आर्टिकल 15 के अंदर सब क्लोज 5 जोड़ा। तो लड़की ने बताया कि सर ऐसा कैसे हो गया, यहाँ तो ABCD लिखना चाहिए था। फिर इन्होंने खुद ही बताया कि अच्छा, जब सब क्लोज होते हैं, जब क्लोजेज होते हैं, आर्टिकल 15(5) का मतलब है कोई सब क्लोज है। आर्टिकल 15 बड़ा हो गया, आर्टिकल 15(1) उसका सब क्लोज, 15(2) सब क्लोज, 15(3) सब क्लोज। समझ आ गया? तो जब सब क्लोज ऐड करना होता है तब हमें अल्फाबेट नहीं यूज करते, हम बस उसके आगे वाला पॉइंट ऐड कर देते। यानी कि 93rd से पहले, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले हमारे पास आर्टिकल 15(4) तक था, 15 सब क्लोज 4 तक था। अब आर्टिकल 15 सब क्लोज 5 हमने जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मुझे आर्टिकल 15 और 16 के बीच में कोई आर्टिकल जोड़ना हो तो हमें क्या लिखूंगा? आर्टिकल 15A। आर्टिकल 15A अभी हमारे पास नहीं है। यहां तक क्लियर है? तो आर्टिकल 93 संशोधन में बात कर रहे थे, उसने आर्टिकल 15(5) जोड़ा। आर्टिकल 15 क्या है? बहुत जरूरी है, ये राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स है, समानाधिकार के आर्टिकल है। समानाधिकार समझते हैं? सब बराबर है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये कहता है कि किसी भी शैक्षणिक, किसी भी तरीके से सरकार को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आर्टिकल 15 ये कहता है, उसके सब क्लोज आर्टिकल 15, 3, 4, 5 ये कहते हैं कि किन्हीं केसेस में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर सरकार जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब ये सोचो, अगर आर्टिकल 15 समानाधिकार क्या कहता है कि जाति धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अगर वो पूर्णतः लागू हो तो क्या रिजर्वेशन हो सकती है देश में? जो शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन होती है, हो सकती है। देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ यूट्यूब के दर्शकों के लिए भी, हम किसी भी तरीके से किसी भी तरह की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बट आप सोचिए, क्या आर्टिकल 15 अगर पूरे तरीके से लागू होता है तो क्या आप जो समझते हैं कि आर्टिकल के किसी तरीके की रिजर्वेशन हो सकती है? नहीं होगी ना, नहीं होनी चाहिए ना, पर होती है क्योंकि उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा डिबेट रहा है। किसी ने ये नाम सुना, चंपाई राम दोराईजी राम, 1951 का केस है, सबसे पहला केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी इसी पर था। कि उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, नहीं तो क्लास बात करते चले तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकली तो बहुत लंबी चली जाएगी, फिर किसी दिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि कुछ केसेस में, हालांकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए कि जब सरकार किन्हीं जगह पर कुछ रिजर्वेशंस रख सकती है। क्या लिखा गया? भारत सरकार किसी भी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों को किसी वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए किसी भी राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। बहुत भारी भाषा होगी ना, सिंपल भाषा में बताऊं, उन्होंने कहा इन दी पब्लिक इंटरेस्ट, इन दी पब्लिक इंटरेस्ट, जो हमारी सरकार है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे प्राइवेट हो चाहे ना हो, कुछ आरक्षण दे सकती है। मोटा मोटा ये कहा, ये इतने टेक्निकल पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक एक्सेप्शन दे दी। एक्सेप्शन क्या दी? अपितु यह अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। क्या समझे इससे? आर्टिकल 15(5) सब जगह पे लागू हो रहा है, पर आर्टिकल 30 जो है वो, आर्टिकल 30 के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं उनमें ये लागू नहीं होगा। हाँ, जो आर्टिकल 30 के अंदर बने, परमिशन ली जाए ना ली, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी है तो होंगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 15(5) दोबारा से सरकार ने बता दिया, कौन सा संविधान में लिख दिया कि किसी भी तरीके का आरक्षण किसी भी आधार पर आर्टिकल 30 के अंतर्गत बनाए हुए इंस्टीट्यूशन में
नहीं दिया जा सकता। अब बताओ क्या आरटीई एक्ट इस पे लगना चाहिए? वापस आते हैं आरटीई एक्ट पे। अब क्या जो आरटीई एक्ट के अंदर 25% सीट्स का रिजर्वेशन था आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए बच्चों के लिए, क्या अब वो लागू होगा? क्या अब वो लागू हो सकता है? होना चाहिए। लिख तो दिया, लिख तो दिया। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में सोचो, संविधान की भाषा में सोचो, क्या अब भी वो लागू हो सकता है? मैंने ये पूछा, जैसे हम आरटीई का डिस्कस कर रहे थे कि 25% सीटें जो हैं वो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों के लिए, बच्चों के लिए होने चाहिए। आर्टिकल 15(5) जब संविधान में दाखिल हो चुका है, तो क्या अभी भी जो है आर्टिकल 30 के अंदर बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस में सब आरक्षण लगाया जा सकता है कि नहीं? आरटीई के अंतर्गत नहीं लगाया जा सकता, लिख दिया ना। अपितु यह अनुच्छेद 30 के खंड 1 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर लागू नहीं किया जा सकता। समझ आ गया? यही यही में कहानी आ रही है। जितने आप कंफ्यूज हो ना, इतने हमारे जजेस भी कंफ्यूज थे उस समय। ठीक है, पहली चीज एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं जो अभी तक हुआ। 86वां संविधान संशोधन आया जिसने शिक्षा का मूल अधिकार दिया। 2005 में आरटीई एक्ट आया जिसने क्या कहा कि किसी भी बच्चे को आर्थिक रूप से पीछे नहीं रहना चाहिए, वो आपको किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। फिर उसमें यह भी कहा कि हर स्कूल में 25% आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए होने चाहिए। फिर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने रिबटल किया, उन्होंने विरोध किया कि नहीं, इससे तो हमारा स्वतंत्रता खत्म होती है, आप इसका कुछ करिए। आगे चल के 93वां संशोधन आया जिसमें सरकार ने लिख दिया कि किसी भी तरीके का आरक्षण जो है वो आर्टिकल 30 के अंदर किए जो इंस्टीट्यूशन है उन पर लागू नहीं होगा, जिसमें कि आरटीई वाला एक्ट क्लॉज भी आ गया। क्लियर? समझ आ गया? तो यहां तक बात होगी 2005 में खत्म। 9 साल बाद डिबेट चलती रही, छोटे मोटे जजमेंट्स आते रहे। कुछ लोगों ने कहा, हमारे जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जो आर्टिकल 15(5) है असंवैधानिक है। संविधान में लिख तो दिया पर फिर भी असंवैधानिक है। क्यों? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन चल रही है यहाँ पर, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते संविधान की। तो सरकार ने अपीजमेंट के लिए किया है, लोक लुभावन के लिए किया है। हमने कहा ये तो गलत है, इसके बैड इंटेंशंस हैं इसके ऊपर। फिर विरोध आए, सामने से आया नहीं, संस्कृति को बचाना जरूरी है। आधार क्या था कि भाई अगर मान लो 25% गैर अल्पसंख्यक लोग आ जाए, मेजोरिटी के आ जाए, तो मेरा जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है जिसके क्यों बनाया गया था कि मेरी संस्कृति बची रहे, मेरी भाषा बची रहे। अब तुम कह रहे हो किसी को भी ले लो 25% जो अल्पसंख्यक समुदाय के ही नहीं है, वो मेरे स्कूल में आ जाएंगे, तो मेरी भाषा और संस्कृति कैसे बचेगी? तर्क तो दोनों का ठीक है। जब तुमने बनाया ही इसलिए कि मैं अपनी संस्कृति बचा सकूं, मैं अपनी भाषा बचा सकूं, तो अब आप कैसे कह सकते हो कि मैं 25% जो है बाहर के बच्चे ले लूं, वो आके तो मेरे कल्चर खराब कर देंगे। मेरा अल्पसंख्यक स्कूल बनाने का फायदा क्या हुआ? अभी तक आप सोच रहे थे कि जो हुआ गलत हुआ। ये तर्क भी ठीक लग रहा है ना उनका? ये तर्क ठीक है। अरे जिस कारण से इंस्टीट्यूशन बनाया वही बंद हो जाए। अब मैं यूपीएससी अखाड़ा चला रहा हूं, अगर मैं बच्चों को पढ़ा ही ना पाऊं, मैं आपको यूपीएससी की शिक्षा ही ना दे पाऊं, तो मेरा इंस्टीट्यूशन खोलने का मतलब क्या है? मैं इसीलिए ना कि यूपीएससी आपको पढ़ा सकूं, यूपीएससी का सिलेबस करा सकूं, यूपीएससी के अधीन पे करा सकूं। कल मुझे सरकार कहते कि आप यूपीएससी के अलावा कुछ भी पढ़ाइए, बात थोड़ी बनेगी। तो अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उनको आर्टिकल 30 के अंदर इंस्टीट्यूशन दिए किस लिए गए? कि वो क्या करें, अपनी संस्कृति बचा सके, अपनी भाषा बचा सके, हाँ अपने राइट्स बचा सके। और आपने क्या कर दिया? आपने वो छीन लिया। 25% अगर आगे तो मैं तो छिन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? समझ आ गया? आप लोग थके हुए लग रहे हो मुझे। थक गए क्या? दिमाग थक गया? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, हमारे लेक्चर कर लो, जोश आ जाएगा। ठीक है। तो कहाँ थे हम? फिर फंस गए। अब बताओ कहाँ थे हम?
हम कहाँ थे, हम ये बता रहे थे कि उनका तर्क भी सही है, उन अल्पसंख्यक समुदाय का भी हमने पक्ष रखा। अभी तक हम सिर्फ संविधान की बात कर रहे थे, अब हम पक्ष की बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से पक्ष ये कहता था कि राइट टू एजुकेशन इतनी बड़ी चीज आप कैसे भूल सकते हो भाई, आप तो एक तरीके से शिक्षा को वंचित कर रहे हो, शिक्षा को वंचित कर दिया जब आप बच्चों को एडमिशन ही नहीं दे रहे और कह रहे हो कि जब तक कि आपने उसके ऊपर एक दीवार लगा दी, सीलिंग लगा दी, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, वंचित कर रहे हो बच्चों को, वंचित कर रहे हो। तो यानी कि आप आर्टिकल 21A का उल्लंघन कर रहे हो। आर्टिकल 21 क्या कहता है, सबको शिक्षा का बराबर अधिकार है। दूसरी तरफ कौन सा आर्टिकल के ऊपर बात चल रही है, आर्टिकल 30 के अधिकार के ऊपर भी बात चल रही है। तो हमारे पास कौन सी डिबेट आ गई, आर्टिकल 21A 30, दोनों ही पार्ट 3 के हैं, दोनों ही मूल अधिकार देते हैं। दोनों ही मूल अधिकार हैं, पार्ट 3 के हैं, दोनों ही बराबर के हैं, ना एक कम ना दूसरा कम, दोनों को बराबर हक है लागू होने का। पर ये क्या हो गया, यहां पर दोनों आमने सामने आ गए। अभी तो आरटी और उसकी बात चल रही थी, आर्टिकल 30 की बात चल रही थी, अब तो क्या हो गया, दोनों आर्टिकल से सामने आ गए। तो अब एक और द्वंद्व बना। अब जब द्वंद्व होता है तो क्या होता है, कहां जाते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो बाद में बात करेंगे, क्यों सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, क्यों हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, या क्यों हमारे कचहरी में नहीं जाएंगे, क्यों पंचायत के पास नहीं जाएंगे, पंचायत के पास आके डिस्कस क्यों नहीं कर लेते, वो भी तो एक तरीके कोर्ट है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट्स के पास जाएंगे। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना, जिसने अभी ये आंसर बता दिया ना, मैं कह रहा हूँ फिल्म्स तो क्लियर कर जाएगा। हाँ, मैं गया कि सर मुझे ऐसा लग रहा है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 30 के बीच में फाइट है। अब आप बताओ क्या सही है, क्योंकि आप जो हो प्रोटेक्टर हो कॉन्स्टिट्यूशन के। मैं तो ऐसा बोला ही नहीं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा। मैं गया सुप्रीम कोर्ट के पास अर्जी लेके कि सर आप प्रोटेक्टर हो कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जनक थे उन्होंने आपको संविधान का रक्षक बनाया है। अब यहाँ पे संविधान के दो आर्टिकल आपस में भिड़ रहे हैं, ऐसे संविधान खत्म हो जाएगा। अब आप ही बताओ क्या सही क्या गलत, आप जो कहोगे वही मानना है मुझे, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही मानना है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन पे बात आ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कैसे सॉल्व करेगा। ये तो नहीं होगा तेरी शक्ल ज्यादा अच्छी लग रही है, उसकी शक्ल ज्यादा अच्छी लग रही है, शक्ल के बेस पे तो नहीं करेगा। जब तुम बड़ी गाड़ी में आए हो, तुम छोटी गाड़ी में आए हो, तो बाद में देखेगा, पहले क्या करेगा। कुछ शुरू में ही मैंने कुछ बात कही थी, जहां से सारी कहानी शुरू हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेगा ना, उसके लिए क्या करेगा। मैं गया, मैंने अर्जी दी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहली चीज बेंच बिठाएगा। हाँ, जजेस बैठेंगे, कितने जज बैठेंगे, 5 से ज्यादा। क्यों 5 से ज्यादा बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने जजेस से बनता है, 5 या 5 से ज्यादा। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, वो मैं आपको जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। हालांकि मैं पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, बट जो भी पॉलिटी पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे। तो यानी कि 5 जज की जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तब एक 5 जज की बेंच का बैठना जरूरी था, और वैसा ही हुआ। 5 सदस्य संवैधानिक पीठ बैठी। किस केस में, एक केस हुआ हमारा हाँ हाँ, कौन सा आर्टिकल ने पूछा, हाँ हाँ, तो अब केस पहुंचा 2014 में। 2014 में एक क्वेश्चन
फाइनली सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, कौन से केस में? प्रमति एजुकेशनल एवं कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारतीय संघ यानी कि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा, ठीक है, जो कि प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट के ऊपर था। बैकग्राउंड कुछ और था इसका, वो कभी विस्तार में चर्चा करेंगे, परंतु फिलहाल के लिए ये है कि ये क्वेश्चन अब वहां पहुंच गया। आर्टिकल 21 बढ़ा, आरटी बढ़ा, 2005 में आया, आर्टिकल 30 बढ़ा। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आरटी 2005 का जो खंड 12(1)(c) है यानी क्लोज 12(1)(c) है, जिसके अधीन हमें रिजर्वेशन 25% देनी होती है स्कूल में आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चों के लिए, वो अब इस पर लागू नहीं होगा। ये बात उन्होंने कहा। आर्टिकल 30 बड़ा है आरटी से, तो आर्टिकल 30 अब जो है वो आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं उन पर आरटी लागू नहीं होगा। हाँ हाँ, तो अब बताओ मौजूदा स्थिति क्या है? हिंदी में बताओ, सिंपल सी साधारण भाषा में मौजूदा स्थिति क्या है? मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये, अब मैं तो तुमसे रिट्रेशन चाह रहा हूँ। नहीं, वो तो मानी जाएगी, सिंपल भाषा में बताओ ना मुझे, क्या होगा इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, क्या होगा, स्थिति क्या है आज की? स्थिति ये है कि आरटी जो है आर्टिकल 30 के अंदर इंस्टीट्यूशन उन पे लागू नहीं हो, ठीक है। ये थी पूरी राम कथा, ये पूरी रामायण थी आज तक की। आज हम चर्चा कर रहे हैं, शुरू में बताया क्यों चर्चा की, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया, इस पर सवाल उठाया, संदेह किया इस पर। उनको लगता है कि जो पारामती के अंदर, पारामती जो केस था उसमें जो हमने जजमेंट दी, जो उस समय के पीठासीन जजेस ने जजमेंट दी, वो सही नहीं थी। उनको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा सही नहीं थी, उन्होंने कहा पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने पुनर्विचार के लिए क्यों बोला? अगर वो से सहमत नहीं थे तो बदल क्यों नहीं दिया? हाँ, वो 2 थे, छोटी बेंच है, वो 5 ने दी थी, तो यानी कि अगर मुझे उस फैसले को बदलना है तो मुझे कितने जजेस की बेंच चाहिए? 6 से 7, हाँ 5 से ऊपर, 6 7 8, तो इस तरीके से तो हमें इतनी बड़ी बेंच, 2 जज की बेंच थी तो उसको बदल नहीं पाया। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा संदेह किया, तो यहाँ से हमें एक चीज और मिलती है, उसको बदला नहीं जा सकता। कोई छोटी बेंच बड़ी बेंच के फैसले को बदल नहीं सकती, परंतु उस पर संदेह या क्वेश्चन कर सकती है। समझ आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये कहानी हुई है और इसी कारण से हमने पढ़ा है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने अपने भी काफी जजमेंट दी, जो बहुत जरूरी है, जिसको आपको मेंस के लिए भी याद रखना है। एनसीपीसीआर पता है क्या होता है? एनसीपीसीआर पता है? मैं बता दूं, पीसीआर नहीं होती है किसी तरीके की। हम तो भाई पीसीआर देखिए जिसमें पुलिस आती है पर पीसीआर नहीं होती है। एनसीपीसीआर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो कि किसी अधिनियम के तहत बनाई गई है। संसद ने एक अधिनियम पास किया जिसके तहत एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाई गई। तो उसने कुछ साल पहले एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है ना, उसके अंदर सिर्फ कुछ करीब करीब 8% छात्र ही अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, बाकी सारे के सारे मेजोरिटी से हैं। समझ आया? उन्होंने एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट कहती है, और एनसीपीसीआर एक बड़ी एजेंसी है, स्टैट्यूटरी एजेंसी है, जो वो कहेगी वो सही। हाँ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, जिसको बाल विभाग, बाल आयोग भी कहते हैं हिंदी में। बाल आयोग लिख लेना, हिंदी में अगर आप बाल आयोग भी लिखाओगे तो भी मिलेगा। वैसे इसका, हाँ, बाल आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग भी लिखाओगे तो भी नंबर मिलेंगे, नहीं तो वैसे इसका असली नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर शॉर्ट में। लेकिन अगर आपको नहीं याद रहेगा, राष्ट्रीय बाल आयोग भी
सफिशिएंट रहेगा। तो कहाँ थे हम, कहाँ थे, रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार जब जिस कारण से, यही तो तर्क था आपका कि हमें अपनी संस्कृति बचानी है, हमें अपने बच्चों को एडमिशन देना है, बाहर किसी मेजोरिटी के बच्चे आ गए तो हमारी संस्कृति कैसे बचेगी, हमारी भाषा कैसे बचेगी, वो तो तुमने खुद ही नहीं बचाई। सिर्फ 8% बच्चे हैं तुम्हारे पास अल्पसंख्यक समुदाय से, बाकी तो तुमने मेजोरिटी है ना, ठीक है। इतने ही तो हैं 62, 8% बेसिक है और 62 वैसे हैं। तो क्या हुआ, डाइकोटमी फिर बन गई कि जो तुम्हारा तर्क तुमने पारामती में दिया था, पारामती की जजमेंट के दौरान दिया था, वो तो तुमने खुद ही निरस्त कर दिया। तो यानी कि अब पारामती को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जिस तर्क से तुमने पारामती में अपने फेवर में डिसीजन लिया था, वो तर्क तो तुमने खुद ही निरस्त कर दिया। यानी कि अब मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, ठीक है। तो फिर इसका मतलब पारामती को पढ़ने की दोबारा जरूरत है, एक नई बेंच बैठने की जरूरत है। तो पीठ ने यह कहा है, यह इस बात का संकेत है कि अल्पसंख्यक के रूप में चिन्हित कई संस्थाएं विशेष रूप से अपने समुदायों की सेवा नहीं कर रही हैं, लेकिन समावेशी अधिदेशों से छूट का लाभ उठा रही हैं। यानी कि वो अपने समुदाय की सेवा नहीं कर रही है जिसके लिए वो बनी थी, बल्कि जो ये छूट मिली है ना, इनको जो एक्सेम्पशन मिली है, इसका नाजायज फायदा उठा रही है। और इसको कहते हुए उन्होंने, इन 2 जजेस की बेंच ने सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, एक सिफारिश करी है कि प्लीज आप एक बेंच बिठाएं इसके लिए, जो कि पिछली बेंच से बड़ी हो, जो पारामती में जो बेंच बैठी थी उससे बड़ी हो, और उसको दोबारा एक बारी विचार करें। दोबारा विचार में मतलब यही नहीं कि बदला जाएगा डिसीजन, ऐसा भी हो सकता है वो कहे नहीं पारामती वाले जज ही ठीक थे, ये भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो कहे कि बदलने की जरूरत है, आप दोनों सही थे, बदलने की जरूरत है, बदला भी जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। यहां तक की कहानी समझ आई? क्वेश्चन पूछे तो बताओगे? बताओगे? चलो ये तो मुश्किल है वैसे, बाद में बाकी बात में देखते हैं। जो अब क्वेश्चन हमने इसमें डाला वो थोड़ा मुश्किल है, वो क्लासरूम ऑडियंस के लिए नहीं था, बट ये भी डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा मुझे बस इतना बता दो, सीधी सी बात, क्या मौजूदा स्थिति में आरटी एक्ट आर्टिकल 30 के अंदर बने हुए संस्थानों पर लगता है? जोर से हाँ या ना बोलना। आर्टिकल 30 के अंदर संस्थान बने हैं, क्या उन पे आरटी एक्ट लागू होता है? जोर से बोलो, मेरे माइक में नहीं आया, जोर से बोलो। अरे बच्चे क्या सोचेंगे, कितना खराब मास्टर है, पढ़ा भी नहीं पा रहा है, जोर से बोलो। काम चला लूंगा मैं, चल जाएगा मेरा काम। तो ये कहानी है, यानी कि अगर आप इतना समझ आ गया तो मुझे लगता है कि आपको ये जो करंट अफेयर्स है वो समझ आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। 3 स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है कौन कौन से सही है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ें। अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना के उद्देश्य से धार्मिक अल्पसंख्यकों की मान्यता राज्य आधारित है, ये मैं बताना भूल गया। ये अब एक और कहानी सुनेंगे हम। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जाति अल्पसंख्यक है या नहीं? ये विचार तो बाद में आएगा ना कि भाई इंस्टीट्यूशन अल्पसंख्यक है या नहीं। हमें ये कैसे पता चलेगा कौन अल्पसंख्यक है कौन सा नहीं? संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर पता चलेगा ना। अल्पसंख्या का मतलब क्या होता है? अल्प संख्या, जिसकी संख्या अल्प है, यानी कि जिसकी संख्या कम है। अब वो कैसे नापेंगे? हमारे देश के 80% लोग हिंदू हैं, यानी कि हिंदू देश में अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। 20% लोग बाकी समुदायों से हैं, वो अल्पसंख्यक। हमारे देश में करीब 54% लोग हिंदी बोलते हैं, 5% लोग पारसी बोलते हैं, कुछ 12% लोग गुजराती बोलते हैं। तो यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषी भी अल्पसंख्यक नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर गुजराती भाषी
अल्पसंख्यक है, ज्यादा दूर नहीं जाते, पंजाब में चले जाते हैं। पंजाब में 80% लोग पंजाबी बोलते हैं, 20% लोग हिंदी बोलते हैं। हरियाणा में 80% लोग हरियाणवी बोलते, हिंदी बोलते हैं। 10 देवनागरी भाषा, ठीक है, मैं भी हरियाणा से हूँ, मुझे भी उससे बड़ा प्रेम है, बट हिंदी बोलते हैं हम, ठीक है। हरियाणवी हिंदी है, वो उसकी बोली है, भाषा है। हरियाणा की राजभाषा है ना हिंदी। हिंदी चलो, चलो अभी